बजट सत्र के 8वें दिन राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन हंसी ठहाके और शेरो शायरी भी हुई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के दौरान कई ऐसे पल आए जब हंसी ठिठोली भी हुई। खड़गे ने शेर सुनाया तो सभापति भी शायराना हो गए। खड़गे के भाषण में 2 बार ऐसे मौके भी आए जब प्रधानमंत्री मोदी ठहाके लगाते दिखे। पीएम पहली बार तब हंसे जब कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी की सभा की चर्चा की। पीएम ने दूसरी बार ठहाके तब लगाए जब सभापति ने कांग्रेस अध्यक्ष को कहा कि आप मुझ पर भी जेपीसी बिठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज संसद में नीले रंग की खास जैकेट में नजर आए। वो जैकेट प्रधानमंत्री को पिछले दिनों इंडिया एनर्जी वीक में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से भेंट की गई थी। पीएम मोदी ने जो जैकेट पहनी वो प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके बनाई गई है। उधर राज्यसभा में जब विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप पर आरोप लगा रहे थे तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनके विदेशी मफलर पर चुटकी ले ली। इसके बाद बीजेपी ने भी पीएम मोदी की जैकेट के बहाने खड़गे के मफलर पर सवाल खड़ा किया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की हालात को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। ओवैसी ने मुसलमानों की शिक्षा का मुद्दा उठाया। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के बजट को कम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में हरे रंग को लेकर राजनीति चल रही है। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तिरंगे से हरा रंग निकाल देगी? ओवैसी ने कहा कि नारी शक्ति की बात की जा रही है, लेकिन सरकार बिल्किसबानो को न्याय दिलाने की बात नहीं करती है। असदुद्दीन ओवैसी ने पसमानदा मुसलमानों के साथ मोहब्बत को लेकर भी सवाल उठाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तनातनी का नया एपिसोड शुरू हो गया है। उपराज्यपाल ने बीजेपी नेताओं की जासूसी के मामले में सीबीआई को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज करने की इजाजत दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी पर बीजेपी नेताओं की जासूसी का आरोप है। सीबीआई की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि केजरीवाल सरकार ने 2015 में नेताओं और अफसरों की जासूसी के लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई थी। पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। वो जम्मू कश्मीर प्रशासन के अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध करने के लिए दिल्ली पहुंची थीं। इस दौरान उनके कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुंडाराज है, इसे अफगानिस्तान की तरह नष्ट किया जा रहा है। साथ ही पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी हाय हाय के नारे भी लगाए। बताया जा रहा है कि महबूबा ने रेलवे भवन से संसद तक मार्च निकालने की योजना बनाई थी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के कोर्ट परिसर में एक तेंदुआ घुस गया। तेंदुए ने पुरानी बिल्डिंग के पास 2 वकील और जूता पॉलिश करने वाले समेत 5 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। तेंदुआ के घुसते ही पुरानी बिल्डिंग के सारे कोर्ट रूम खाली करा लिए गए। पूरी कचहरी में दहशत और अफरा तफरी मच गई। वकीलों और कोर्ट परिसर में मौजूद अन्य लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। भगदड़ में कई लोगों की घायल होने की खबर है। वन विभाग की टीम घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 1/4% का इजाफा किया है। इससे रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गया है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। हालांकि एफडी पर अब ज्यादा ब्याज दरें मिलेंगी। 1 अगस्त 2018 के बाद रेपो रेट की ये सबसे ऊंची दर है। इससे पहले दिसंबर में ब्याज दरों को 5.90% से बढ़ाकर 6.25% किया गया था। पिछले 6 बार में रेपो रेट में 2.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। टर्की सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच गया है। घायलों की संख्या 40,000 के करीब हो गई है। दोनों देशों की मदद के लिए 70 से भी ज्यादा देश आगे आए हैं। भारत भी ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद भेज रहा है। भारत से एनडीआरएफ की 2 टीमों से रेस्क्यू ऑपरेशन को रफ्तार मिली है। एनडीआरएफ के तीसरे दल की भी जल्द रवानगी होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय ने बताया कि टर्की में भूकंप आने के बाद से एक भारतीय नागरिक लापता है। साथ ही दूर दराज के इलाकों में 10 भारतीय फंसे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अपने आलोचकों और विपक्षी नेताओं को सामने बैठाकर करारा जवाब दिया और उनका यह भाषण उतना ही शानदार और दमदार था जितना पठान फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर सफलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह शाहरुख खान ने पठान फिल्म के जरिए बॉयकॉट करने वालों को करारा जवाब दिया, ठीक उसी तरह आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी विपक्ष के बॉयकॉट गैंग को चुन चुन कर हर मुद्दे पर जवाब दिया और विपक्ष के बेशरम रंग को एक्सपोज कर दिया। इस दौरान उन्होंने कभी कविताओं के जरिए व्यंग किया, कभी कहानी सुनाकर अपनी बात कही और कभी विपक्ष को उसके खराब प्रदर्शन का आईना दिखाकर
उस पर जबरदस्त प्रहार किया, विपक्ष को शर्मिंदा करने की कोशिश की। इसीलिए आज हम इस भाषण के महत्वपूर्ण अंश आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसका पूरा सार मैं बताना चाहता हूं। अपने अंदाज में मैं आपके सामने इस भाषण का एक विश्लेषण करता हूं, इससे पहले कि आप भाषण के जो महत्वपूर्ण और दिलचस्प अंश हैं वो देखें। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस 1 घंटे और 28 मिनट लंबे भाषण के मायने क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि जिन लोगों को उम्मीद थी कि विपक्ष अडानी के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी को संसद में जवाब देने के लिए मजबूर कर देगा, उन लोगों को आज बहुत ही निराश होना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में गौतम अडानी का एक बार भी जिक्र किया ही नहीं। राहुल गांधी को यह लगा था कल कि उन्होंने मोदी को फंसा दिया है, बीजेपी को फंसा दिया है, सरकार को फंसा दिया है और अब तो प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा में आकर अपनी सफाई देनी ही पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के पूरे भाषण का सार यह था कि विपक्ष उनकी आलोचना कभी नहीं करता, बल्कि विपक्ष उन पर सिर्फ निराधार आरोप लगाता है। इसलिए आलोचना और आरोप में फर्क है। जब आलोचना की जाएगी तो वो जरूर जवाब देंगे, लेकिन जब आरोप लगेंगे तो आरोपों का कोई जवाब नहीं। इसीलिए जिस दिन विपक्ष सही मायनों में उनकी आलोचना करेगा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेगा, वो उसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन जब झूठे आरोप लगाए जाएंगे जिनका कोई आधार ही नहीं है, तो फिर उनका जवाब देने की क्या जरूरत। पिछले 9 वर्षों में आपने देखा होगा, अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि विपक्ष ने उनकी आलोचना की हो, और विपक्ष ने कभी भी होमवर्क करके उनकी मजबूत आलोचना की ही नहीं है, बल्कि विपक्ष ने पिछले 9 वर्षों में आलोचना करने की बजाय उन पर सिर्फ आरोप लगाए हैं। तो एक बड़ी बात उन्होंने ये कही कि विपक्ष कभी होमवर्क करता ही नहीं है, विपक्ष आलसी हो गया है, और विपक्ष होमवर्क करके अगर आलोचना करने के लिए आए तो बड़ा अच्छा लगेगा, इससे सरकार को भी अपने अंदर सुधार लाने में मदद मिलेगी। लेकिन विपक्ष अब आलसी हो चुका है और विपक्ष आलोचना करने के बजाय सिर्फ झूठे आरोप लगाता है। अब झूठे आरोपों का क्या किया जाए, यानी एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के जरिए आज यह बता दिया कि अडानी का मुद्दा सिर्फ एक झूठा आरोप है जो विपक्षी दलों ने बिना कोई होमवर्क किए लगा दिया है। इसलिए इस आरोप पर उनके लिए जवाब देना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह आरोप ही झूठा है और गलत है, और क्योंकि विपक्ष ने और राहुल गांधी ने अपने आरोपों के समर्थन में साबित करने के लिए एक भी सबूत किसी के सामने पेश नहीं किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में राहुल गांधी का भी एक बार भी नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी पर व्यंग करते हुए उन्होंने कहा कि कल लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के बाद उनके समर्थक बहुत उछल रहे थे और उन्हें झूठी दाद दे रहे थे कि बड़ा मजा आ गया, क्या बोले आप। और शायद राहुल गांधी को इस झूठी तारीफ के बाद रात को अच्छी नींद भी आई होगी और वो सुबह देर से उठे होंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही उन पर पूरा व्यंग कर दिया। और जब प्रधानमंत्री मोदी ये बात कह रहे थे, एक और दिलचस्प बात यह है, तब राहुल गांधी सदन में नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने राहुल गांधी के बारे में ये बात कही, उसके थोड़ी देर के बाद ही राहुल गांधी लोकसभा में आकर बैठ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनवाई, या ये कह लीजिए एक मौका मिल गया उन्हें अपनी 9 वर्ष की उपलब्धि गिनवाने का, और अपने भाषण के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की कि इन उपलब्धियों की चकाचौंध की वजह से विपक्ष निराशा के अंधेरे में खो गया है। और प्रधानमंत्री मोदी आज एक जननायक की तरह बोले और उन्होंने कहा कि उनके पास देश के 140 करोड़ लोगों का सुरक्षा कवच है और विपक्ष झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि को कभी भी खराब नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोदी अखबारों की हेडलाइंस और न्यूज चैनल्स में अपना चेहरा चमकाने से नहीं बने हैं, बल्कि उन्होंने देश के लिए अपने जीवन का एक एक पल खपा दिया है, इसलिए वो आज मोदी है। आप सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी के सामने कोई हमारे देश में ऐसा वक्ता नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। जब बोलने की बात आती है तो वो ऐसा बोलते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब 1.5 घंटा बीत गया। 88 मिनट का उनका यह भाषण था, आजकल 1.5 घंटे में पूरी एक फिल्म खत्म हो जाती है। उनका यह भाषण एक फिल्म देखने के जैसा था और 88 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला, क्योंकि भाषण में कंटेंट अच्छा था, भाषण में सब्सटेंस था, भाषण दिलचस्प था।
इसके अलावा इस भाषण के दो हिस्से थे, आप इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा था वर्ष 2004 से 2014 के बीच का, जिसमें उन्होंने यह बताया कि कैसे उस समय के इस पहले हिस्से में 2004 से 14 के बीच यूपीए की सरकार ने हर मौके को मुसीबत में बदल दिया। मौका उन्हें मिला, लेकिन मौके का फायदा उठाने के बजाय वो हर मौके को मुसीबत में बदलते चले गए और ये 10 साल भ्रष्टाचार, बेईमानी और आतंकवाद से भरे हुए थे। और इस दौरान तब की यूपीए सरकार ने देश के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। और इस भाषण का जो दूसरा हिस्सा था, अगर हम बांटें दूसरे हिस्से में, दूसरा हिस्सा है 2014 से 2023 के बीच का, जिसे आप मोदी काल कह सकते हैं, जिसमें मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और बताया कि आज जब दुनिया युद्ध और आर्थिक संकट से घिरी हुई है, ऐसे में भारत कैसे दुनिया की इतनी बड़ी शक्ति बन चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश जो हैं वो अस्थिर हो रहे हैं, लेकिन भारत में आज भी हर तरह की स्थिरता है। बड़ी बात यह है कि इस भाषण के दौरान विपक्ष के सांसद लगातार अडानी अडानी के नारे लगाते रहे और इस मामले की जांच के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की मांग भी करते रहे। तो जब मोदी बोल रहे थे, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, नारेबाजी कर रहा था, अडानी अडानी के नारे लग रहे थे और जेपीसी की मांग हो रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण इस अंदाज में दिया जैसे ये नारे उनके कानों तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। उन्होंने सब कुछ इग्नोर कर दिया और वो सीमलेस, बिना रुके बोलते चले गए। कुल मिलाकर कहें तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आज के भाषण से विपक्षी नेताओं को यह बता दिया कि उनके उछलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, उनके पैरों के नीचे जमीन है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, इन विपक्षी नेताओं को अपने नीचे से इस जमीन के खिसक जाने का कोई एहसास भी नहीं है, ये मोदी ने आज अपने भाषण में बताया। आज यहां हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बहुत दुष्प्रचार हुआ है, बहुत झूठे आरोप लगे हैं और अलग अलग मुद्दों के जरिए उन पर कई बाण विपक्षी दलों की तरफ से चलाए गए। लेकिन इनमें से एक भी बाण, एक भी मिसाइल आज तक प्रधानमंत्री मोदी की छवि को मामूली खरोंच भी नहीं दे पाई है। और इस बात को आप एक तस्वीर के जरिए आज आप समझ सकते हैं। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं कि पिछले 9 साल में क्या क्या हुआ है। देखिए, यह है नरेंद्र मोदी की आज की तस्वीर। आज ये खास जैकेट भी पहनकर आए थे जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनी है और इसी को आप समझ लीजिए कि ये उनका एक सुरक्षा कवच है। लेकिन पिछले 9 साल में जब हम झूठे आरोपों की बात करते हैं तो देखिए क्या क्या हुआ। लेटेस्ट झूठा आरोप है अडानी का आरोप, जो इस तरफ है। रफाल का आरोप लगा था 2019 के चुनाव से पहले। पेगासस सॉफ्टवेयर की जासूसी का आरोप लगा था, इस पर भी संसद में बहुत हंगामा हुआ था, आपको याद होगा। जब भी मोदी चुनाव जीतते हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने वोटिंग मशीनों को सेट किया हुआ है, ईवीएम का आरोप उन पर लगता है। इधर अगर आप देखें, महंगाई का आरोप लगता है, बेरोजगारी का आरोप लगता है, जीएसटी से लोगों को बर्बाद कर दिया, यह आरोप लगता है, और गुजरात दंगों का आरोप तो लगता ही रहता है। अभी हाल ही में एक बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई है उसने इन आरोपों को फिर जिंदा कर दिया है, और नोटबंदी का आरोप भी उन पर अक्सर लगता है। लेकिन आज इसमें आपको क्या दिखाई देगा जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने कहा है कि उनके पास 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद का सुरक्षा कवच है, उनके साथ 140 करोड़ लोगों का विश्वास है। और आज ये समझ लीजिए, जो उनकी नीले रंग की जैकेट आपको दिखाई दे रही है, इसी को आप उनका सुरक्षा कवच समझ लीजिए। और 2023 से शुरू करते हुए 2014 तक अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो आज प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अडानी मामले को लेकर दुष्प्रचार हो रहा है। इससे पहले ऐसे ही आरोप और उनके खिलाफ नकारात्मक राजनीति रफाल के मुद्दे पर हुई, वो 2019 के चुनाव से पहले, और मैंने आपको सारे ये आरोप बता दिए, उन पर जो जो भी आरोप लगते रहे। बड़ी बात जो इसमें देखने वाली है वो ये है कि इन आरोपों की वजह से नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो बिल्कुल भी कहीं से भी आज तक प्रभावित नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो है उनकी ईमानदार छवि। इस देश के जो लोग हैं वो आज भी ईमानदारी की कद्र करते हैं, और नरेंद्र मोदी की जो ईमानदार छवि है, उन पर आरोप तो बहुत सारे लगे हैं, लेकिन आज तक कोई भी उनकी इस ईमानदार छवि को खराब नहीं कर पाया। उनके ऊपर एक दाग भी
कोई लगा नहीं पाया। और उसकी वजह यह है कि जो देश के 140 करोड़ लोग हैं वो उन पर बहुत विश्वास करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये विश्वास ही हर बार उनका सुरक्षा कवच बन जाता है। आज यहां हम एक बार फिर से पठान फिल्म का जिक्र क्यों कर रहे हैं? देखिए, पठान फिल्म से हम तुलना करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में और फिल्म पठान में कई समानताएं हैं। पहली बात तो यह कि जिस तरह पठान फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब लगभग 1000 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और जल्द ही यह शायद नया रिकॉर्ड भी बना देगी, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण अगर पोलिंग बूथ्स पर जाएं तो एक भाषण ही सीधे कम से कम 10 करोड़ वोट खींचने की क्षमता रखता है। अगर यही भाषण मोदी का चला दिया जाए तो पोलिंग बूथ पर 10 करोड़ वोट तो ऐसे ही आ जाएंगे, वैसे ही जैसे पठान फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। इसके अलावा इस भाषण और पठान फिल्म में एक और समानता है। जिस तरह पठान फिल्म ने अपने खिलाफ दुष्प्रचार और नेगेटिव कैंपेनिंग को अपना ईंधन बना लिया, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी भी आज तक अपने खिलाफ होने वाले हर दुष्प्रचार को एक ईंधन की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं और उस ईंधन की वजह से उनका जो छवि है उनकी वो एक रॉकेट की तरह एकदम ऊपर जाती है, बूस्ट मिलता है उन्हें जितना दबाया जाता है, उन पर जितने आरोप लगाए जाते हैं, उनके खिलाफ जितना नकारात्मक प्रचार होता है, उसके खिलाफ वो उतनी ही ताकत और मजबूती से उभर कर सामने आते हैं। उनकी चमक और बढ़ जाती है और अपने संघर्ष को वो अपना जवाब बना लेते हैं। सबसे बड़ी बात, इन झूठे आरोपों से उन्हें जो सुरक्षा कवच बचाता है वो देश के 140 करोड़ लोगों के भरोसे से बना है, आप सबके विश्वास से बना है, जिसका जिक्र आज उन्होंने अपने भाषण में भी किया है। तो किसी भी नेता की जो सबसे बड़ी पूंजी होती है वो होती है उस देश के लोगों का उस नेता पर विश्वास। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। तो आज उन्होंने बता दिया कि विपक्ष का ये जो बेशरम रंग है ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और उन्होंने 140 करोड़ लोगों के इस विश्वास की वजह से विपक्ष के इस बेशरम रंग को एक्सपोज कर दिया। आपको याद होगा वर्ष 1975 में एक सुपरहिट फिल्म आई थी जिसका नाम था दीवार। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था, वो कहते हैं मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? लेकिन आज की स्थिति में ये डायलॉग अगर विपक्ष को बोलना हो तो विपक्ष के नेता ये कहेंगे कि उनके पास फेक नैरेटिव है, इस नैरेटिव को फैलाने के लिए एक खास मीडिया का वर्ग है, उनके पास टुकड़े टुकड़े गैंग है, बुद्धिजीवी हैं, विदेशी मीडिया है और विदेशी संस्थाओं की रिपोर्ट्स हैं। मोदी के पास क्या है? तो मोदी के पास, आज मोदी ने कहा मेरे पास 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद है। इसको उल्टा करके भी आप देख सकते हैं, मोदी कह रहे हैं मेरे पास 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास टुकड़े टुकड़े गैंग है, तुम्हारे पास अर्बन नक्सल है, तुम्हारे पास विदेशी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन वो हम पर भारी नहीं पड़ पाएंगी। असल में प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी पूंजी उनकी यही ईमानदारी है, उनकी यही ईमानदार छवि है और उनका अब तक का राजनीतिक जीवन बेदाग रहा है और इस बात को आप उनके भाषण से आज बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के भाषण में अंतर क्या है। देखिए, कल राहुल गांधी ने भाषण दिया और आज नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया। आज को आप ये कह सकते हैं कि जो मैच चल रहा था विपक्ष और सरकारी पक्ष के बीच संसद में, जो अडानी के मामले पर चल रहा था, उसमें राहुल गांधी को यह लगा कि उनके भाषण के बाद मोदी फंस जाएंगे। मोदी आए आखिरी ओवर में बॉलिंग करने के लिए और उन्होंने सारे विकेट ले लिए विपक्ष के। राहुल गांधी ने कल लोकसभा में 51 मिनट लंबा भाषण दिया था, जिसमें से उन्होंने 45 मिनट, 51 मिनट में से 45 मिनट सिर्फ अडानी और अडानी के जुड़े मुद्दों के बारे में बात की और इनमें भी 29 मिनट तक वो लगातार ऐसे ही आरोपों के बारे में संसद को बताते रहे जो अडानी से संबंधित थे, लेकिन सबूत एक भी नहीं दिया। और संसद में वो बोले तो 51 मिनट तक,
लेकिन सबूत जरा भी नहीं पेश कर पाए। आरोप उन्होंने बहुत सारे लगाए, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने भाषण को अडानी और प्रधानमंत्री मोदी तक सीमित कर दिया। और इस दौरान वो अपने साथ एक तस्वीर भी लाए थे जिसमें गौतम अडानी प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब बहस होती है संसद में, और राहुल गांधी अगर अपने आप को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता समझते हैं, तो उन्हें देश के बारे में बात करनी चाहिए थी, इस सरकार की अलग अलग नीतियों के बारे में बात करनी चाहिए थी, उन्हें सॉल्यूशन देना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था कि सरकार को ये नहीं ये करना चाहिए, सरकार की इस नीति में समस्या है, इसे इस तरह नहीं इस तरह से बनाया जाना चाहिए। ये उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने देश के बारे में बात ही नहीं की। सारे वक्त उन्होंने सिर्फ अडानी के बारे में बात की, जैसे कि इस देश में अडानी के अलावा और कोई मुद्दा है ही नहीं। इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, उन लोगों को पैसा भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, सड़कें भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, मकान भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए। उसके बारे में राहुल गांधी ने जरा भी बात नहीं की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो 88 मिनट लंबा भाषण दिया, उसमें सबसे ज्यादा शब्द उन्होंने जो बोला वो था 140 करोड़ भारतीय। बार बार वो एक ही बात बोल रहे थे, 140 करोड़ लोग। इस देश की जनता सब समझती है और जनता ने यह देखा, राहुल गांधी ने एक बार भी 140 करोड़ लोगों के बारे में बात नहीं की, लेकिन मोदी बार बार यही 140 करोड़ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद मोदी ने सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने पिछले 9 वर्ष की अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और 88 मिनट के इस भाषण में सिर्फ 6 मिनट ऐसे थे जब उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी नेताओं पर व्यंग किया, और उन्होंने गौतम अडानी का और राहुल गांधी का एक बार भी जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष ने पिछले 9 वर्षों में उन पर सिर्फ झूठे आरोप लगाए हैं, लेकिन कभी भी उनकी सही आलोचना नहीं की, और जिस दिन विपक्ष सही मायनों में उनकी आलोचना करेगा उन्हें बड़ी खुशी होगी और वो इसका जवाब जरूर देंगे। कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। उस रूप में हम आलोचना को देखने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने, सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। गलत आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में मशहूर हास्य कवि काका हाथरसी और मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की कविताओं के जरिए भी विपक्ष पर एक नए तरीके का व्यंग किया, और उन्होंने आज एक कहानी भी सुनाई जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की कि विपक्ष ने आज तक देश के लोगों को कैसे झांसा दिया है, लेकिन उनकी भलाई के लिए कभी कुछ नहीं किया। तो ये आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी वक्ता बहुत अच्छे हैं, और जब वो भाषण देने के लिए आते हैं तो पूरा होमवर्क करके आते हैं, पूरा रिसर्च करके आते हैं, और आज उन्होंने ये जरूर सोचा होगा कि वो कुछ कविताओं के जरिए आज व्यंग करेंगे। तो कौन सी कविताएं थी, अब आप देखिए। ये कह कहकर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। एक बार जंगल में 2 नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले।
लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए, और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा, लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी, बाघ दिखा, आप करें क्या? तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर कानून दिखाया, मैं कानून बना दिया। दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारी कविताएं पढ़ी और कई कहानियां, किस्से बताए, और उन्होंने दो बातें और कही। पहली बात यह कि विपक्ष को इस देश के लोगों ने जब भी मौके दिए, विपक्ष ने इन मौकों को मुसीबत में बदल दिया। जब उन्हें सरकार में आने का मौका भी मिला तो यूपीए की सरकार ने 2004 से 2014 के बीच हर मौके को मुसीबत में बदल दिया। आज उन्होंने 2 दशकों का जिक्र करते हुए कहा कि ये 10 साल 2004 से 2014 के बीच हमारे देश में यूपीए की सरकार थी। तब ये पूरा जो दशक था ये भ्रष्टाचार से भरा हुआ था, बेईमानी से भरा हुआ था। इस दौरान आतंकवाद फैला, लेकिन 2014 से 2023 के बीच जब मोदी की सरकार आई तो उसने लोगों के लिए काम करके दिखाया, और विपक्ष को यही बर्दाश्त नहीं हो रहा। और आज विपक्ष इसी की वजह से निराशा के अंधेरे में डूब गया है, और विपक्ष को आज भारत की सफलता भी अच्छी नहीं लग रही। भारत में G20 का आयोजन हो रहा है, वो भी विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा। यानी भारत की जितनी भी उपलब्धियां हैं, विपक्ष उस पर खुश होने की बजाय निराशा के अंधकार में चला जाता है। विपक्ष को इससे ईर्ष्या हो रही है। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटाला। और यूपीए की पहचान बन गई। हर मौके को मुसीबत में पलट दिया, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा। और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है, ये इंडियाज डेकेड है। प्रधानमंत्री मोदी के होमवर्क ने आज कांग्रेस पार्टी के हार्वर्ड वाले मुंह पर भी बहुत तगड़ा प्रहार किया। आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कि विदेशी यूनिवर्सिटीज की स्टडीज को बहुत मान्यता देती हैं कि विदेशों ने हमारे बारे में ये कह दिया, और बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रिसर्च में ऐसा आ गया, जिसमें हार्वर्ड का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने कहा कि जो लोग हार्वर्ड की रिसर्च का जिक्र करते रहते हैं, उन्हें आज वो बताना चाहते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक शानदार स्टडी हुई है जिसका शीर्षक है भारत में कांग्रेस का उदय और उसका पतन। यहां कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी है, बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था, और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में कोई स्टडी होगी, ऐसा कहा था। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है।
और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था, मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा। और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है और मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। असल में अगर आप देखेंगे तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक है हार्डवर्क वाला स्कूल और दूसरा है हार्वर्ड वाला स्कूल। प्रधानमंत्री मोदी हार्डवर्क वाले स्कूल पर विश्वास रखते हैं, वो हार्डवर्क में विश्वास रखते हैं, और कुछ लोग हार्वर्ड में विश्वास रखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हार्वर्ड से एक बनी बनाई रिपोर्ट आ जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर हमारे देश में राजनीति होने लगेगी और हम उसी रिपोर्ट से चीजें निकाल निकाल कर आरोप लगाते चले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान जब विपक्ष हंगामा कर रहा था और इस दौरान अडानी अडानी के नारे जोर से लगाए जा रहे थे, तब उन्होंने ये भी कहा कि मोदी अखबारों की हेडलाइंस और न्यूज चैनल्स में अपना चेहरा चमकाने से नहीं बने हैं, बल्कि वो मोदी इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का एक एक पल देश के लोगों के लिए खपाया है। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। तो यहां प्रधानमंत्री मोदी ने दो संदेश दिए हैं। एक तो उन विपक्षी नेताओं को या हर प्रकार के नेताओं को संदेश दिया है जो लगातार मीडिया की हेडलाइंस में बने रहते हैं, जिनकी तस्वीरें रोज अखबारों में छपती हैं और जो न्यूज चैनल्स पर लगातार दिखाई देते हैं, उनके चेहरे न्यूज चैनल्स पर चमकते रहते हैं। आपने भी देखा होगा और आप अक्सर देखते होंगे, हमारे देश में राजनीति में लोग ऐसा समझते हैं कि जितना ज्यादा मीडिया में आएंगे, जितनी ज्यादा तस्वीरें छपेंगी, अखबारों में उनका नाम छपेगा, जितना ज्यादा न्यूज चैनल्स में उनके बयान आएंगे, वो उतने ही बड़े नेता बनते चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये संदेश दिया है कि वो अखबारों की हेडलाइन से और न्यूज चैनल्स पर अपना चेहरा चमकाने से यहां तक नहीं आए। उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, अपने जीवन का एक एक पल आम जनता के लिए उन्होंने खपाया है। तो ये तो ऐसे जो मीडिया वाले नेता हैं उन्होंने बताया। आपने देखा होगा हमारे देश में एक बड़ी संख्या में नेता ऐसे हैं जो सिर्फ टीवी पर नजर आते हैं, जो सिर्फ अखबारों में दिखाई देते हैं, सड़कों पर और अपने क्षेत्रों में वो आपको कभी नजर नहीं आएंगे। अपने क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया है ये आपको कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन बड़े बड़े मुद्दों पर वो अपनी राय जरूर टीवी पर आकर रखते हैं। दूसरा, बहुत सारे पत्रकारों को भी ये गलतफहमी रहती है कि वो जिसे चाहे बना देंगे, जिसे चाहे गिरा देंगे और वो अपनी हेडलाइंस के जरिए बड़े बड़े नेताओं का भाग्य लिख सकते हैं। उनको भी मोदी ने यह संदेश दे दिया है कि वो मीडिया की क्रिएशन नहीं है, उन्हें जनता ने बनाया है, मीडिया ने नहीं बनाया है। कल राहुल गांधी ने जब लोकसभा में अपना भाषण दिया था तब वो अपने साथ एक तस्वीर लेकर आए थे जिसमें गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ दिख रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब अपना भाषण दिया तो उन्होंने ना तो राहुल गांधी का एक बार भी जिक्र किया और ना ही अडानी का एक बार भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने दो बड़ी बातें जरूर कही। पहली बात तो ये कि जो लोग पहले ये कहते थे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कमजोर हो रहा है, भारत को कोई नहीं पूछता, वही लोग अब ये कह रहे हैं कि अब भारत दूसरे देशों को धमकाकर अपना काम निकलवा रहा है, अपना काम करवा रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने शायद इसलिए आज कही क्योंकि कल राहुल गांधी ने अपने भाषण में आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी जिन देशों की यात्रा पर जाते हैं बाद में उन्हीं देशों से गौतम अडानी की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसी बात का शायद जवाब दिया है। और दूसरा, उन्होंने राहुल गांधी पर व्यंग भी किया और कहा कि कल उन्हें अच्छी नींद आई होगी और उनके समर्थक उनके भाषण के बाद बहुत उछल रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये बात कही
तब राहुल गांधी सदन में नहीं आए थे। मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे, पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से आज राहुल गांधी श्रीनगर में लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहरा पा रहे हैं, लेकिन 1992 में उन्होंने उस समय लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराया था जब श्रीनगर में आतंकवाद चरम पर था, जब वहां जाना खतरनाक माना जाता था। आज हम आपको इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री का आज का बयान सुनाते हैं और 1992 का वो बयान भी सुनाते हैं जो उन्होंने श्रीनगर में लाल चौक पर जाने से पहले, तिरंगा फहराने से पहले दिया था। और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम कर गए उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में, आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे और उस दिन वो 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। वो समय था माननीय अध्यक्ष जी। और जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया उसके बाद मैंने मीडिया के लोग पूछने लगे, मैंने कहा था कि आमतौर पर तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब भारत का तिरंगा लहराता है तो भारत के आयुध, भारत के बारूद सलामी देते हैं, आवाज करके देते हैं। मैंने कहा आज जब मैं लाल चौक के अंदर तिरंगा फहराऊं, दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है, गोलियां चला रहा था, बंदूकें बम फोड़ रहा था। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। तो बड़ी दिलचस्प समानता यह है कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने ही श्रीनगर के लाल चौक तक यात्राएं निकाली हैं। राहुल गांधी ने जनवरी 2023 में निकाली, लाल चौक तक गए, और प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय जनवरी 1992 में निकाली।
अब इन दोनों में बड़ा अंतर यह है कि आज जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो चुके हैं, श्रीनगर में हालात सामान्य हो चुके हैं। श्रीनगर में तिरंगा अब हर जगह लहराया जाता है, हर घर के ऊपर, हर भवन पर तिरंगा लहरा रहा है। अब श्रीनगर में तिरंगा लहराने को लेकर कोई बहादुरी की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी कहीं भी लहरा सकता है। और आजकल लोग लाल चौक पर फोटो खिंचवाने जाते हैं, लाल चौक पर इंस्टाग्राम की रील्स बनाने जाते हैं, वीडियो बनाने जाते हैं। लाल चौक आजकल श्रीनगर में एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है, वहां पर लोग मौज मस्ती के लिए जाते हैं। लाल चौक का जो एक पुरानी छवि है कि लाल चौक हम गए, बस उस छवि को भुनाने के लिए लोग वहां जाकर फोटो सेशन करते हैं, वहां जाकर वीडियो बनाते हैं। और राहुल गांधी भी ऐसे ही समय लाल चौक पर गए और उन्होंने वहां तिरंगा फहरा दिया। वो एक पिकनिक की तरह था, एक फोटो अपॉर्चुनिटी की तरह था। वहां उन्होंने बहुत बढ़िया भाषण भी दे दिया और पूरे देश में उस भाषण का प्रचार प्रसार हो गया। लेकिन 1992 में जब नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे, तब वहां लाल चौक पर तिरंगा फहराने का मतलब था अपनी जान को सीधे खतरे में डालना, क्योंकि तब वहां पर आतंकवाद था। तिरंगा फहराने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था और आतंकवादी सिर्फ इतनी सी बात पर गोलियां चला देते थे। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो हिम्मत की बात थी वो 1992 में जाने की थी। और अगर राहुल गांधी 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर जाते और इस तरह तिरंगा लहराकर आते लाल चौक पर, तब तो कुछ बड़ी बात थी। लेकिन आजकल तो कोई भी जा सकता है, इस देश का कोई भी टिकटॉकर, कोई भी वीडियो बनाने वाला, कोई भी यूट्यूबर जाकर वहां पर तिरंगा फहरा सकता है। इसलिए अब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान अब यह देखिए, बड़ा दिलचस्प रहेगा जानना कि राहुल गांधी उस समय क्या कर रहे थे। राहुल गांधी पहले तो जब भाषण शुरू हुआ तब नहीं आए थे सभा में, लेकिन देखिए जब प्रधानमंत्री ये सब बोल रहे थे तो राहुल गांधी के हाव भाव क्या कह रहे थे। और इन हाव भाव को आप यहां इन तस्वीरों में समझिए। देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, पीछे मैं कमेंट्री करता रहता हूं। राहुल गांधी का रिएक्शन आप यहां पर देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जब पूरी शिद्दत के साथ भाषण दे रहे थे तो विपक्ष का जो रिएक्शन था वो कुछ इस तरीके का था। राहुल गांधी जानते थे उन्हीं के बारे में बात हो रही है। राहुल गांधी जानते थे जो कविताएं कही जा रही हैं, ये जो किस्से कहानियां प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं, इन सब का जो निशाना है वो राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी कुछ इस तरह से बैठकर इस भाषण को सुन रहे थे। इस दौरान कई बार ऐसा भी हुआ जब राहुल गांधी लोकसभा की छत की तरफ देख रहे थे। अब जब ये पूरा भाषण खत्म हो गया, राहुल गांधी का भी एक बार भी जिक्र नहीं आया, अडानी का भी एक बार जिक्र नहीं आया। राहुल गांधी ने सोचा था कि उन्होंने मोदी को फंसा दिया है। जब वो सदन से बाहर आए तो उन्होंने इस पर पहली प्रतिक्रिया, इस भाषण पर क्या कही, क्या कहा उन्होंने, ये भी आज आपको जरूर सुनना चाहिए। आंसर एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहां कितनी बार मिले हैं। तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। इट रिवील्स द ट्रूथ। ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूं। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो तो ठीक है। मतलब मेरा कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें, बहुत बड़ा घपला है। मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं। मतलब उसका कारण भी है। थैंक यू। क्या होगा फिर आगे? तो राहुल गांधी निराश हैं। एक तो ये कि अडानी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने जरा भी एक बार अडानी का नाम तक नहीं लिया। दूसरा, उन्होंने जब नाम ही नहीं लिया तो वो ये कैसे कहेंगे कि जांच कराएंगे। ना तो उन्होंने जांच का आश्वासन दिया, इतना भी नहीं कहा कि वो चेक करवा लेंगे, और अडानी का नाम तक नहीं लिया। इसलिए थोड़ी निराशा है विपक्ष में। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।
अब हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की उस नीली जैकेट के बारे में जरूर बताएंगे जिसकी आजकल हर तरफ चर्चा हो रही है, जो आज वो पहनकर आए थे। लोकसभा में एक खास जैकेट पहनकर आए। दूर से आपको लगा होगा कि ये वैसी ही जैकेट है जैसी वो अक्सर पहनते हैं, लेकिन ये जैकेट प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकल करके बनाई गई है। खास बात यह है कि ऐसी एक जैकेट को बनाने में 15 प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकल किया जाता है, तब एक ऐसी जैकेट का कपड़ा निकलता है। प्रधानमंत्री मोदी को यह जैकेट 6 फरवरी को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से उस वक्त गिफ्ट की गई थी जब उन्होंने इंडियन ऑयल की एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम है अनबॉटल्ड इनिशिएटिव। और इस योजना के तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हर साल 10 करोड़ बॉटल्स को रिसाइकल करने का लक्ष्य रखा है और इन बॉटल्स की मदद से पेट्रोल पंप में काम करने वाले सहायकों और सुरक्षा बलों के लिए यूनिफॉर्म बनाई जाएगी। और उसी को प्रमोट करने के लिए, इसी योजना को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज इसी प्लास्टिक को, बॉटल्स को रिसाइकल करके जो जैकेट बनी है उसे वो पहनकर आज आए थे। ये वो जैकेट है जो पहनकर आज वो आए थे। स्काई ब्लू कलर की आप देख सकते हैं। ये एक स्पेशल जैकेट है जो, तो आप ये कह सकते हैं कि जिन प्लास्टिक की बॉटल्स को आप बाहर फेंक देते हैं कचरे में या सड़कों पर, आज उन्हीं बॉटल्स को रिसाइकल करके प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जैकेट बना ली। और आपको याद होगा आज से 3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी जब वो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बीच पर इसी तरह कचरा उठा रहे थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज लोग सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की जैकेट की चर्चा नहीं कर रहे। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक मफलर को लेकर भी काफी बहस हो रही है। इस तस्वीर में खड़गे ने जो मफलर पहना हुआ है वो एक बहुत बड़ी मशहूर लग्जरी कंपनी लुई विटॉन का मफलर है और इसकी कीमत करीब 56,000 रुपए है। इस मफलर को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला किया और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बात तो गरीबी की करते हैं और खुद इतना महंगा मफलर पहनते हैं। और इस तरह आज इन दोनों तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा होती रही कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी हैं जो प्लास्टिक से रिसाइकल्ड जैकेट पहनकर आए हैं और दूसरी तरफ खड़गे हैं जो एक बहुत शानदार महंगा मफलर पहनकर आए हैं। तो मैं आपको तस्वीर वो दिखाता हूं। ये वो मफलर है, मफलर कह लीजिए या स्टोल कह लीजिए इसे। ये लुई विटॉन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत महंगे कपड़े बनाता है, उस कंपनी का ये स्टोल पहनकर आए हैं। और इसी पर आज उनकी काफी आलोचना की गई कि इतना महंगा कपड़ा पहनकर बातें करते हैं गरीबी की। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती।